हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डीएसएसबी के टीजीटी नेचुरल साइंस का सेट 4 और आज का ये सेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेट में हम क्वेश्चंस जो करेंगे वो क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्ट्रिक्टली उनके ऊपर बेस्ड। और आज सेक्शन वाइज नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के अलग अलग सेक्शंस नहीं है। ओवरऑल हम कोशिश करेंगे 30 to 40 क्वेश्चंस करने की जो कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आए हुए हैं और वो आपके लिए काफ़ी रिलेटेबल होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट अ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इज़ नॉट एन एग्जाम्पल फॉर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इनमें से सैप्रोफिटिक का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? अच्छा, ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि सर हिंदी में क्वेश्चंस लाए, तो आज इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस होंगे। तो जिनकी ये प्रॉब्लम थी या जिनकी ये क्वेरी थी वो आज सॉल्व हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन है कि सैप्रोफिटिक, उसका एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? क्लोस्ट्रीडियम, स्पाइरोगायरा, फंजाई या पैरामीशियम। तो सॉरी, कौन सा है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ दिस एन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, और वो कौन ग्रो करता है आपको पता है? फंजाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फंजाई या कवक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस में इनमें से कौन इन्वॉल्व होता है? क्लोरोप्लास्ट, एजोस्पर्म, आर स्मूथ ईआर। तो इसका सही आंसर है आर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है? 20 दिन, 60, 90, 120। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 120 डेज। ठीक है। नेक्स्ट है, पल्मोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू विच वाइटल ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। तो पल्मोनरी आर्टरीज किसको सप्लाई करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लंग्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि हार्ट और लंग्स। ठीक है, लंग्स से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो किसके थ्रू आता है? वो आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, वो आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, और जब हार्ट से लंग्स की ओर जाता है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। तो ये आप ध्यान रखना। और ये ओनली वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ओनली आर्टरीज है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, तो वही फुफ्फुसी है, उसे पल्मोनरी को फुफ्फुसी कहते हैं और इसको फेफड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टिड प्ले अ मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस। तो प्लास्टिड, जैसा कि आपको पता है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक प्लास्टिड होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इनमें से कौन से प्रोसेस के लिए ज़रूरी है? तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन मैमल्स। तो मैमल्स के किस पार्ट का ये आपका जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस किस का पार्ट है? न्यूरॉन का, नेफ्रॉन का, मायोसाइट्स का या oocytes का? तो ये जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस है इसका ये है आपका नेफ्रॉन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नेफ्रॉन। नेक्स्ट, हाँ, तो इसका नेफ्रॉन ही हो गया। नेक्स्ट है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको क्लियर करने में या उसको डिटॉक्सिफाई करने में कौन सा हमारा ऑर्गन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? तो इसमें किडनी, लिवर, स्प्लीन, कोलोन। तो इसका सही आंसर है लिवर। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन में लिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सर किडनी क्यों नहीं है इसका आंसर। तो लिवर और किडनी दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटॉक्सिफाइंग ब्लड के लिए, लेकिन जो लिवर है वो टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है और मेन फिल्ट्रेशन यूनिट लिवर काम करता है। उसके बाद किडनी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करती है ब्लड से। ठीक है, तो लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है, जो वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर करने का काम है, वो है आपका किडनी का, और टॉक्सिन्स का जो डिटॉक्सिफाई करने का काम है वो है आपका लिवर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिवर। ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं यकृत।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व सप्लाइज द हार्ट। तो इनमें से कौन सा क्रेनियल नर्व्स जो है वो हार्ट को सप्लाई करता है। ऑप्शंस में अगर देखें 10, 9, 7, 12 तो इसका सही आंसर है एक्स, ये 10, और ये होता है आपका वेगस नर्व जो कि सप्लाई करता है पैरासिम्पैथिक इंटरवेंशंस टू द हार्ट। नेक्स्ट है द इन्फेक्शन ऑफ द फोल्ड्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रेफर्ड टू एज। जो इन्फेक्शन हो जाता है फोल्ड्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन में उसको क्या कहा जाता है। तो ब्रेन से रिलेटेड आप ध्यान रखना है, अगर ये वर्ड है आपका मेनिंजाइटिस, इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसे हम मस्तिष्कारण कावरण शोथ हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ मेमोरी इज रिफर टू एज। द लॉस ऑफ मेमोरी को हम क्या कहते हैं, एफेशिया, एग्नोशिया, एमनीशिया या एटैक्सिया। तो ये हम कहते हैं एमनेशिया, इसका सही आंसर हो जाएगा एमनेशिया। नेक्स्ट इज यही एमनेशिया। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जांपल कौन सा है। डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज शून, तो अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट या अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेगेटिव है तो जियोट्रोपिज्म नीचे की ओर खींच रहा है और ग्रोथ अपवर्ड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिक्रीट्स हार्मोन गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, लिवर, स्टमक, पैंक्रियाज या ड्यूडेनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टमक। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स रिलीज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है। तो ऑक्सीटोसिन आपको पता है ये थायराइड, पीनियल, एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी तो करता है लेकिन कौन सा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो ये यहीं पे गलत हो गया आपका, उसको बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका गलत आंसर आपको यही हो जाएगा। 98% ऑफ पैंक्रियाज इज एक्सोक्राइन और एडिनोफाइसोसिस रिलीजेज FSH। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन इन सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बाइनरी फिजन किस में होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पॉन्ज या अर्थवॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। और प्रोटोजोआ की बात करें तो उसमें आपका बाइनरी फिजन भी होता है, मल्टीपल फिजन भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जेस्टेशन पीरियड मीन्स जो चाइल्ड बर्थ का जो पीरियड है, कॉन्सेप्शन से लेकर डिलीवरी तक का पीरियड, उसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड कितने का होता है, तो आमतौर पर 9 मंथ्स का होता है, ये तो आपको पता ही है। और उसमें नंबर ऑफ़ डेज़ कितने होते हैं, तो उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा आपका 9 270, 9 270 डेज़। उसके बाद मनुष्यों की ये गर्भधारण अवधि 270 दिन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मिल्क इजेक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो मिल्क इजेक्शन में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ बहुत लोग सोच रहे होंगे कि प्रोलैक्टिन क्यों नहीं है, कि लैक्टिक एसिड से रिलेटेड तो यही है, बट प्रोलैक्टिन का जो काम है वो होता है मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना। इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन का रोल प्ले होता है। बनने के लिए आपको प्रोलैक्टिन चाहिए, बट उसका इजैकुलेट करने के लिए या ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर DNA का सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया गया था। तो ये आपको पता है, हमने पढ़ा है 1953 में वाटसन एंड क्रिक मॉडल आया था, ठीक है।
तो वाटसन और क्रिक, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ये मॉडल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज़ नोन एज। तो mRNA फ्रॉम DNA इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसवर्जन या इवर्जन। तो ट्रांसक्रिप्शन। तो mRNA फ्रॉम DNA इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया आपका। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसको कहा जाता है? जूलियन हक्सले, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, स्टैनले मिलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बुक इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन जो कि हमारा डिसिप्लिन 1 में था, और ये सारे क्वेश्चंस मोस्टली बायो से रिलेटेड थे आपके, ठीक है। और इसमें कुछ अगर आप देखो तो कुछ 11th के भी क्वेश्चंस थे, तो 11th और 12th की बायो भी आपको कर लेनी है अगर समय है आपके पास, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो पेपर है वो TGT नेचुरल साइंस का ही है, प्रीवियस ईयर का। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है लाइकेंस आर फॉर्म्ड एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन विच ऑर्गेनिजम्स। तो लाइकेंस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दैट इज़ कॉल्ड लाइकेन। अच्छा, लाइकेन से रिलेटेड एक और आप ध्यान रखना कि लाइकेन जो है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। कौन से पॉल्यूशन? तो एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। जहाँ पर एयर पॉल्यूशन कम होगा या नहीं के बराबर होगा वहीं पर लाइकेंस ग्रो करेंगे। तो लाइकेंस अगर कहीं ग्रो हो रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पॉल्यूशन कम है। इसके अलावा जो लिटमस सॉल्यूशन है, जो हम एसिड और बेस टेस्ट करने के लिए इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करते हैं, वो भी किससे निकाला? वो भी ऑब्टेन होता है फ्रॉम लाइकेंस। तो लाइकेंस से ये 3 क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। तो डार्विन, लिनियस, हक्सले और टेंसले। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, बट अगर ऑप्शन में रहता अर्नस्ट हैक्ल, ठीक है, अर्नस्ट हैक्ल अगर रहता ऑप्शन में तो इकोलॉजी से रिलेटेड सारा काम उन्होंने ही किया था, तो आंसर वो होता। बट यहाँ पर इकोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो टर्म अगर हम बात करें इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम जो टर्म है वो कॉइन किया गया, इकोलॉजी नहीं, इकोसिस्टम टर्म कॉइन किया गया था इनमें से जो टेंसले है, आर्थर जॉर्ज टेंसले, इनके द्वारा। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर अर्नस्ट हैक्ल होता तो इकोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा बेटर आंसर अर्नस्ट हैक्ल ही होता, बट यहाँ पर नहीं दिया है, इसीलिए गिवन ऑप्शन वो आपका इकोसिस्टम, ये जो वर्ड था वो इकोसिस्टम कॉइन किया था किसने? तो टेंसले, यानी कि आर्थर टेंसले। नेक्स्ट है वायुमंडल के किस क्षेत्र में ओजोन की परत मौजूद है? ठीक है, ओजोन लेयर इज इन विच रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ से देखो क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके ओजोन लेयर से, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। ओजोन लेयर के डिफरेंट लेयर्स में क्या क्या सॉरी ओजोन कह रहा हूँ, ये एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स में कौन कौन सा होता है। तो अगर आपको याद करने का तरीका देखना है, देखो सबसे नीचे जो है अल्फ़ाबेट का सबसे लास्ट लेटर टी के से पहले आता है आपका एस, ठीक है, एस से पहले फिर आता है आपका एम से पहले फिर आता है आपका आई, ठीक है, आई से पहले आता है ई, ठीक है। तो ये याद रखना, टी से होता है आपका ट्रोपोस्फियर, एस से होता है आपका स्ट्रेटोस्फियर, एम से होता है आपका मीजोस्फियर, इसी को हम थर्मोस्फियर भी कह देते हैं, आप ध्यान रखना। फिर यहाँ पे आपका आयोनोस्फियर और लास्ट में है आपका एक्सोस्फियर। तो ये एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स होते हैं और ये ऑर्डर में इस तरह से दिया हुआ है। अब जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो नीचे से हम बात करें सेकंड लेयर में, तो मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर्स में कौन सा केमिकल यूज़ होता है, CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCC हेक्साक्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या H2SO4। तो ये यूज़ होता था आपका CFC। तो इसका सही आंसर CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इसके प्रोडक्शन को बिल्कुल बंद करने का कोशिश किया जा रहा है ताकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की प्रोडक्शन कम से कम हो। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनल इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी, सेल वॉल। तो आपको पता है सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। और सेल वॉल किसका बना होता है, तो ये बना होता है आपका सेल्यूलोज का, ठीक है। नेक्स्ट है तो इसका सेल वॉल। नेम द एंजाइम विच एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स इन द सलाइवा। तो कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सेलुलोज, अमाइलेज। इसका सही आंसर हो जाएगा अमाइलेज, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से भी रिलीज़ होता है और इंटेस्टाइन में भी रिलीज़ होता है। तो वैसे ये सलाइवरी अमाइलेज जो कि सलाइवा में जो होता है वो आपका सलाइवरी ग्लैंड से अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज उसे कहते हैं। नेक्स्ट है नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट इन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो फिल्ट्रेशन यूनिट जो है वो हमारा क्या होता है, नेफ्रॉन। तो किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद है लाइजोसोम आर ऑल्सो कॉल्ड। तो लाइजोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग, ओके। फिर है माइकोराइजिए। तो माइकोराइजिया आर, ये क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, कार्बन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोटोजोआ और नाइट्रोजन फिक्सिंग फंजाई। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो इसका रोल होता है और ये एक फंजाई होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन फिक्सेशन फंजाई। नेक्स्ट है रेस रॉट इज डिजीज ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो कौन से क्रॉप का ये डिजीज़ है। तो अब इसमें जो क्वेश्चन है इसमें डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट हुई थी। उसका कारण क्या था कि ये रेस ना होकर रेड रॉट होता है, ठीक है। तो रेस रॉट क्वेश्चन में गलत हो गया था। तो रेड रॉट जो है वो किसका फॉलोइंग क्रॉप है, तो वो आपका शुगर केन का। तो अगर रेड रॉट आता है तो उसका आंसर हो जाएगा शुगर केन। नेक्स्ट है तो क्योंकि ये रेस लिख दिया था इन्होंने, इसी वजह से ये इसके मार्क्स काउंट नहीं हुए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशन। तो ये क्लास 10th का एग्जाम्पल है। जो हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों रिलीज़ होता है और वाटर के साथ ऐड होके एक बना लेता है नाइट्रिक एसिड HNO3, एक बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये दोनों एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल, एसिड रेन के कारण बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अगर आप देखो वो है Which of the following occurs when an organism absorbs the chemical at faster rate than the metabolic capacity of their body। तो मेटाबॉलिक कैपेसिटी जितनी है उससे ज़्यादा अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, बायो ऑगमेंटेशन, एक्यूमुलेशन, डिग्रेडेशन, मैग्निफिकेशन। तो इट इज़ नोन एज बायो एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इनमें से कौन सा है, HNO3, H2SO4, हेक्साक्लोरोबेंजीन या NO2। तो इसका सही आंसर है हेक्साक्लोरोबेंजीन, यही इनमें से कार्बनिक है, बाकी सब कार्बनिक नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ इनमें से कौन सा है, रिंगवॉर्म, टाइफॉइड, मलेरिया, मीजल्स। तो इसका सही आंसर है टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी से होता है, रिंगवॉर्म आपका फंजाई से होता है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है, मीजल्स आपका वायरस से होता है। नेक्स्ट है वेयर इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका उत्तरांचल या अब जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं वहाँ है, रामगंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट है विच वन इज़ द इंडिजीनियस वेराइटी ऑफ फाउल। तो इंडिजीनियस वेराइटी जो है वो एक पक्षी की इंडिजीनियस वेराइटी कौन सी है, असील, लेगहॉर्न, वाइट लेगहॉर्न या एपिस। तो इसका सही आंसर है असील, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है। ये क्वेश्चन हर बार आता है तो इसको अच्छे से कर लेना। एनवायरनमेंट डे, ओजोन डे, पॉपुलेशन डे, ये तीनों। तो अगर हम बात करें एनवायरनमेंट डे तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है आपका 5 जून को,
और ओजोन डे आता है आपका 16 सितंबर को ही, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। और 11 जुलाई को आता है पॉपुलेशन डे। अर्थ डे आता है आपका 22 अप्रैल को, और वाटर डे आता है आपका 22 मार्च को। तो ये 4-5 आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर या वर्मिकल्चर। तो ब्लू जो है वो वाटर से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्वाकल्चर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है फाउल कॉलेरा इज़ कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। जो फाउल कॉलेरा है वो इनमें से किस बैक्टीरिया से होता है? विब्रियो कॉलेरा, या आपका पेस्चुरेला पेस्टिस, पेस्चुरेला मुल्टोसिडा, या बैसिलस एंथ्रेसिस। तो इसका सही आंसर है कौन सा है आपका ये फाउल कॉलेरा? तो फाउल कॉलेरा होता है ऑप्शन नंबर 3 पेस्चुरेला मुल्टोसिडा। नेक्स्ट है फुट एंड माउथ डिजीज़ इन कैटल इज़ कॉज्ड बाय। तो फुट एंड माउथ डिजीज़ ये किससे होता है? तो इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस, तो वायरस के। और एंथ्रेक्स जो है वो होता है आपका, जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जो कि रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवर किया था। और फुट एंड माउथ डिजीज़ होता है वायरस के थ्रू। तो ये हमारे जो 40 क्वेश्चन थे, मतलब 2 सेट हमने कंप्लीट कर लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये कैसा लगा। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो बायो के ही हैं, बट ये आपके जो एग्जैक्ट जो पेपर आया हुआ है नेचुरल साइंस का, उसी का है ये पेपर, ठीक है। ये 2019 के पेपर्स का हम बना रहे हैं, उसके बाद 2021 का भी पेपर्स का बनाएंगे। और 2019 में जो कट ऑफ आई थी वो लगभग आपकी 90+ थी जनरल की। तो पेपर के लेवल के हिसाब से आप देख लो कट ऑफ इतनी रहती है। अगर पेपर का लेवल ऐसा है, 2021 में पेपर थोड़ा सा इजी आया था, पैटर्न भी थोड़ा लोगों को पता था। इस टाइम पे पैटर्न बिल्कुल अननोन था, इसलिए कट ऑफ बहुत कम गई थी। बट 2021 में कट ऑफ आपकी जो है वो 130 चली गई थी, फीमेल्स की अगर हम बात करें मैक्सिमम। तो इस वजह से अब पैटर्न, क्योंकि 2021 में थोड़ा सा पेपर इजी आया था, ये वाला पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट था कंपैरेटिव टू 2021। तो अगर पेपर इसी लेवल का रहा तो आपका कट ऑफ इसी के आसपास भी रहेगा, मतलब 125 तो मान के चलो। तो इससे कम में तो बात आपकी बनेगी नहीं, इतनी तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। हो सकता है अगर पेपर इजी रहा तो कट ऑफ 130+ भी हो सकती है, 140 भी हो सकती है, ठीक है। बट इस बार एक चीज़ जो है, ये बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं, और ये भी आपको वैसे हम एग्ज़ाम से पहले भी स्ट्रेटेजी बता देंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, जो कि कैसे आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स करना है। वो एक स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी जैसे एग्ज़ाम से पहले कि आपको एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर भी अगर आपको देखें हम, तो ये 20 क्वेश्चंस का जो सेक्शन होता है, ठीक है। तो आप लोगों की क्वेरी थी कि क्या ये 20 क्वेश्चंस के सेक्शन सब में होते हैं? तो बिल्कुल, टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 10 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं 20-20 क्वेश्चंस के। और हर एक के लिए आपको टाइम फिक्स नहीं दिया है, जितना टाइम आप लेना चाहो एक सेक्शन में ले सकते हो, लेकिन एक बार आप सेक्शन कंप्लीट करके सबमिट कर दोगे तो दोबारा आप नहीं आ सकते। तो ये इसका सीन है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि इस तरह का फॉर्मेट आपको ज़्यादा पसंद है, ये जो हम अभी तक 3 सेट हमने लिया है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के 10-10 क्वेश्चंस किए थे, वो फॉर्मेट ज़्यादा ईजी है, वो फॉर्मेट ज़्यादा आपको सूटेबल है। तो दोनों में से जो भी आप कहोगे उसी पैटर्न पे आगे की वीडियोस आएंगी। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो, और आपके सजेशंस के बेस पे हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।